कल 4 मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक ज़बरदस्त प्रहार किया है। एक ऐसा न्याय निर्णय, एक ऐसा जजमेंट जो भारतीय राजनीति में उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक ज़बरदस्त प्रहार करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस शब्द को याद रखिए, रिपब्लिक। इस विषय पर विवेचना में 2 निर्णय सुप्रीम कोर्ट के और 1 निर्णय झारखंड हाई कोर्ट का संदर्भ में आएगा। सीता सोरेन बनाम केंद्र के एक रिट पिटीशन में, जिसकी संख्या 451 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया और जजमेंट का जो सार है वो यह है कि संविधान के अंतर्गत एमपीज़ और एमएलएज़ को जो इम्यूनिटी प्राप्त है, उनको जो संरक्षण प्राप्त है कि सदन में किए गए किसी कृत्य के लिए उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है, उस पर प्रहार किया गया है। और ये कहा गया है कि घूस लेना, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होना, रिश्वत लेना, यह कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के दायरे में नहीं आएगा। एमपीज़ और एमएलएज़ भी लोक सेवक हैं, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 उन पर भी एप्लीकेबल होगा। आइए विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से इस पूरे मामले को समझते हैं, क्योंकि यह मसला सभी पक्षों के लिए, देश के आम नागरिक के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह फैसला न्याय के जगत में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। इसलिए जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एक सामान्य नागरिक भी, चाहे पॉलिटिशियन हो, वह भी इसको अच्छे से समझ लें। विषय की शुरुआत 91 में होती है, जब स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, सरकार बन जाती है। चूँकि मेजॉरिटी बड़ा थीन रहता है, तो ऐसे भी आपको पता है कि अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती है तो सरकार स्थिर नहीं रह पाती। 93 में अजय मुखोपाध्याय एमपी ने नरसिंह राव जी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया। अविश्वास के प्रस्ताव आते के साथ वर्चुअली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो और उसके विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाए, या दल बदल के बाद कोई सरकार कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास का प्रस्ताव लाती है, वैसे में ऐसे एमपीज़ और एमएलएज़ की चांदी हो जाती है जो इसी फिराक में रहते हैं। बहरहाल 93 में जब यह मोशन लाया गया तो संभावना ये बनी कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार गिर जाएगी। उस वक़्त झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन रहे, उनके 10 एमपीज़ को और एक जनता दल टूट के हुआ अजीत गुट, उनकी भी मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए। इन लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के पक्ष में मतदान दिया, अर्थात अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया और सरकार बच गई। इसके बाद ये मामला पूरा मीडिया में, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया में और अलग अलग सर्किल्स में जग जाहिर हो गया और यह आरोप लगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पीवी नरसिम्हा राव जी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और इसका नाम पड़ा जेएमएम ब्राइबरी कांड। जहाँ तक मुझे स्मरण है, संभवतः भारतीय राजनीतिक इतिहास में, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में, ये पहली घटना थी जहाँ इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगा। मामले की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ और जो स्पेशल जज थे दिल्ली में, उसने कॉग्निजेंस लिया, उसके विरुद्ध सरकार
उच्च न्यायालय गई, दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला और अंततोगत्वा वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में यह पीवी नरसिम्हा राव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। 98 में एक 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा एक फैसला आता है। इस फैसले को जरा गौर से समझिए, क्या ये फैसला था। इस संबंध में भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद रेलिवेंट हैं। अनुच्छेद 105(2) जो सांसदों के से संबंधित है, और अनुच्छेद 194(1)(94)(2) जो राज्य के लेजिस्लेचर के संबंधित है। इन दोनों प्रावधान में यह बताया गया है कि एमपीज और एमएलएस सदन की प्रक्रिया में, कार्यवाही में कोई कार्य अगर करते हैं तो उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च नहीं किया जा सकता है, कोई कोर्ट उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी इनको बोलते हैं। और संविधान में यह अधिकार इसलिए दिए गए कि ये जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये लोग सदन में निर्भीकता से अपनी बात को रखेंगे बगैर भय, अवसाद और इसके। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के कारण ये लोग बचते रहे हैं और फिर बाकी चीज़ें होती रही है। अंततोगत्वा लंबे बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने पक्ष में निर्णय देते हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि चूंकि संविधान में एमपीज और एमएलएज को ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, इसीलिए हाउस के अंदर, सदन के अंदर किसी भी कार्यवाही के लिए उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकेगा। उस वक़्त भी इस नया निर्णय पर कई विवेचनाएं हुई। हालांकि उस वक़्त सोशल मीडिया और इंटरनेट या इवन इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे, इसलिए बहुत बात नहीं गई, लेकिन फिर भी अखबारों में, जर्नल में, मैगजीन्स में इस पर व्यापक चर्चा हुई कि साहब ये निर्णय अच्छा नहीं। अंततोगत्वा आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय होता है तो पूरे देश पर उसका असर होता है, बाइंडिंग होता है। उसके बाद आइए 2012 में झारखंड में एक चुनाव होता है राज्यसभा का। और याद रखिए, मैंने अपने एक पहले के एपिसोड में बताया था कि राज्यसभा या राजसभा, राजा का सभा, मैंने उसमें चर्चा की थी कि राज्यसभा और विधान परिषदों की अब ज़रूरत है क्या, क्योंकि जब कभी भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें पैसे का खुला खेल, और अब तो यह खेल बेशर्मी की सीमा को भी पार कर गया है। तो 2012 में सीता सोरेन, जेएमएम की वो एक एमएलए उस वक़्त थी, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वहाँ राज्यसभा से खड़े हुए थे, एक बड़े व्यापारी थे, उनका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा। तो आरोप यह लगा कि उनसे इन्होंने मोटी रकम ले ली है और उनके पक्ष में ये फैसला देंगे। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आरपी एक्ट में एक अमेंडमेंट हो गया है, जिस अमेंडमेंट के अनुसार, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है, तो उसके अनुसार वहाँ पर सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर बैलेट दिखाया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके जो ऑथराइज्ड कैंडिडेट्स, एजेंट होते हैं, उनको, वोटर्स को, यानी एमएलएज को जो उसमें वोट देंगे उनको दिखाना पड़ता है। तो बहरहाल सीता सोरेन ने अपने ही पार्टी के कैंडिडेट, यानी पार्टी लाइन पर ही उसमें वोट दिया, लेकिन चूँकि उन पर आरोप लगा और ये मामला दर्ज हो गया और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। बात हुई साहब कि अब प्रोसिक्यूशन होगा, तो वो झारखंड हाई कोर्ट गई। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अग्रवाल और अन्य न्यायाधीश थे, तो वहाँ पर इस बात पर ही रिलाय किया गया, कानून की भाषा में बोला जाता है कि रिलाय, कि सुप्रीम कोर्ट में 98 में जो नरसिम्हा राव जी के जजमेंट को कोट किया गया और कहा गया कि चूँकि ये एमएलए हैं और संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत इनको इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए इनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता है।
लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, उनके पिटीशन को, और अंततोगत्वा सीता सोरेन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, जिसमें ये न्याय निर्णय आया है। तो 2019 में वो चला मामला और लंबी बहस चली। आप सोच लीजिए कि 2019 और अभी 24 है, तो तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए। बहस के दरमियान 3-4 वैधानिक और संवैधानिक मुद्दे उठे। पहला कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो प्राप्त है, यह इसकी परिधि, इसका दायरा क्या रिश्वत तक भी फैलाव है इसका? यानी आप घूस लीजिएगा वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी में आएगा। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में रिश्वत लेना जो अपराध है, या रिश्वत के डेफिनेशन में जो चीज़ आता है, करप्शन के दायरे में जो चीज़ आता है, वह इन लोगों पर एप्लीकेबल होगा। और तीसरी चीज़ कि जो एमपीज को इम्यूनिटीज़ मिली हुई है और सामान्य नागरिक को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, विजा भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी का क्या रिलेशनशिप होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चूंकि 98 का जजमेंट 5 जजों की खंडपीठ ने किया था, तो स्वाभाविक रूप से उस जजमेंट को अगर ओवरराइड करना है तो उससे बड़ा बेंच चाहिए। तो 7 जजों की खंडपीठ, अगर मुझको ठीक से याद है तो 2023 में उसका गठन कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये एक वाइडर इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो लेट अ बेंच ऑफ 7 ऑनरेबल जजेस बी कॉन्स्टिट्यूटेड। और 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया, जिसमें 98 में पीवी नरसिम्हा राव जी के मामले में जो जजमेंट दिया गया था उसको ओवरराइड कर दिया गया, यानी उसको पलट दिया गया। इस जजमेंट में 3-4 प्रमुख बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। नंबर 1, यह जजमेंट कहता है कि संविधान में जो संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्यूनिटी दिया हुआ है, संविधान की भावना यह नहीं थी कि इम्यूनिटी के नाम पर आप रिश्वत लीजिएगा और आप बच जाइएगा। यानी रिश्वत लेना हाउस की प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है। मुझको याद है कि किसी कोर्ट में इस तरह के भी एक जजमेंट हुए थे, जैसे सीआरपीसी में 197 में एक प्रोविज़न है कि प्रोसिक्यूशन अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ होना है तो उस पर सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो अधिकारी गिरफ्तार हो गए, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि यह संरक्षण आपको प्राप्त है पब्लिक सर्वेंट के नाते, तो रिश्वत लेना पब्लिक सर्वेंट का ड्यूटीज़ नहीं है। तो इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इन डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज एज पब्लिक सर्वेंट, वो आपको प्राप्त है। बहरहाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला यह स्पष्ट कर दिया कि रिश्वत लेना यह प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है और इसके लिए आपको नहीं चुना गया था, इसलिए यह इम्यूनिटी जो आर्टिकल 1052 और 1942 में है, इससे आप कवर्ड नहीं होइएगा। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के प्रावधान आप पर भी लागू होंगे। यानी अगर आपने रिश्वत ली है तो लोक सेवक के नाते या अन्य मामलों में भी, नागरिक के नाते भी यह मामला आप पर चलेगा। एक चीज़ और इन्होंने स्पष्ट किया इस निर्णय में, कहा कि दुनिया के अन्य विकसित डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस में एमपीज को या लेजिस्लेचर्स को, लेजिस्लेचर एक वर्डेड शब्द है, लेजिस्लेचर का मतलब दोनों हो गया, तो लेजिस्लेचर को रिश्वत के लिए कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस में। इसलिए वहाँ पर अगर कोई रिश्वत के ऐसे मामले होते हैं तो उस पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो जाता है, कार्रवाई होती है। हाँ, इंग्लैंड में, यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अभी है कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके विरुद्ध अगर करप्शन के आरोप होते हैं तो उनको इम्यूनिटी मिलती है। हालांकि इंग्लैंड में भी अब यह बात हो रही है, एक मूव चल रहा है
कि यह इस इम्यूनिटी को समाप्त कर दिया जाए। और अंतिम बात, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस पूरे लंबे जजमेंट में कई जगह स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी एज सच के सर्वाइवल, के ग्रोथ, के वाइब्रेंट रहने के लिए पब्लिक लाइफ को क्लीन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो सांसद और विधायक हैं उनको यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि देश का कानून उन पर भी लागू होगा। उनको इम्यूनिटी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया है ताकि सदन में वो निर्भीक होकर फ्री अपनी बात को रख सके बिना भय, पक्षपात और चीज़ों के। इसका मतलब रिश्वत लेकर के कोई अगर सदन में प्रश्न भी पूछता है, रिश्वत लेकर कोई नीति में, किसी पॉलिसी में, किसी एक्ट में किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है या एक्सक्लूड किया जाता है, तो यह सब भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी के दायरे से बाहर चला जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस न्याय निर्णय, इस जजमेंट का असर भारतीय राजनीति, भारतीय डेमोक्रेसी में क्या पड़ेगा। पहला तो शॉर्ट टर्म, अब जेएमएम ब्राइबरी केस में मुझको ये पता नहीं है कि सीबीआई ने उस केस का क्लोजर कर दिया है या वो चार्जशीट के सैंक्शन के लिए पेंडिंग है। अगर चार्जशीट के सैंक्शन के लिए पेंडिंग होगा तो स्वाभाविक रूप से अब सैंक्शन देना पड़ेगा और वो बात आगे बढ़ेगी। हालांकि नरसिंह राव जी अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन इसका लीगल कोनोटेशन ये होगा कि अगर वो क्लोजर नहीं हुआ है और चार्जशीट का सैंक्शन पेंडिंग है तो वो चार्जशीट का सैंक्शन अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सीता सोरेन के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्याय निर्णय के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी से बाहर हैं तो इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई होगी। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बड़े अच्छे हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इसको थोड़ा समझिए। पहला चीज़, ये बहुत क्लियर कट मैसेज उन लोगों को गया है जो इस तरह के मामले में संलग्न रहते हैं और पैसे का लेन देन खुल करके होता है। जब कभी भी विधान परिषद के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो वो खेल करना शुरू हो जाता है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस डेटरेंट के कारण उस पर असर पड़ेगा और लोग डरेंगे। दूसरी चीज़, देखिएगा कि जब कभी भी एमएलएज और एमपीस एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं, हालांकि इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है। संविधान के अनुसूची 10 यानी 10वें अनुसूची में 10th शेड्यूल में उसको डाल भी दिया गया है। उसमें प्रावधान भी किए गए हैं कि 2/3 से कम में वो स्प्लिट या मर्जर नहीं हो सकता है। लेकिन बावजूद अभी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, हिमाचल में, बिहार में अभी चल रहा है, झारखंड में, तो जिस तरह से लेजिस्लेचर्स एक दल को छोड़कर प्रलोभन में, चाहे वो पैसे का प्रलोभन हो, पद का प्रलोभन हो, और इसको अब गार्डेड लैंग्वेज में बोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये बेशर्मी की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। लोग बड़े बेशर्म होकर जिस दल से जीतते हैं और अगले ही दिन दूसरे दल में जाकर बैठ जाते हैं। बिहार में तो अजीब स्थिति बनी हुई है और मुझको आश्चर्य लगता है कि स्पीकर ने कैसे अलाउ किया है कि अपोजिशन बेंचेस के 6-7 एमएलएज वो बड़े आराम से ट्रेजरी बेंचेज में यानी सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जबकि उनका सीट इधर अलॉट है। ये स्पीकर के संज्ञान में लाया भी गया। अब ये मुझको पता नहीं है कि एंटी डिफेक्शन के लिए पिटीशन डाला गया है कि नहीं डाला गया है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि राज्यसभा के वोटिंग के लिए पार्टी व्हीप नहीं जारी कर सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और फिर आरपी एक्ट में संशोधन भी हो गया, इसलिए वो ओपन बैलेट हो गया है। लेकिन व्हीप का उल्लंघन करके और एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाकर शामिल होने की जिस तरीके से नंगा नाच शुरू हुआ है पूरे देश में, यह अत्यंत दुखद है। उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि शायद इससे असर पड़े।
लेकिन मैं बताते चलूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ बिकम नाउ ऑलमोस्ट ए टूथलेस एंड जॉलेस मैकेनिज्म। इसके दांत अब बिल्कुल भोथर हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। या तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ इटसेल्फ को रिपील करके नया कानून लाया जाए, या फिर इसमें अमेंडमेंट करके और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। एक स्ट्रिंजेंट मेजर ये हो सकता है कि कोई भी लेजिस्लेचर, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, अगर जिस पार्टी से वो चुनाव जीत कर आया, जिस सिंबल पर वो चुनाव जीत कर आया है, अगर उसको छोड़ता है, तत्क्षण उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तत्क्षण। तो अभी का जो प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन में, उसमें स्पीकर के कोर्ट में वो मामला जाता है, और सामान्यतः स्पीकर उसी पक्ष के होते हैं जिस पक्ष में वो स्विच ओवर करता है अपना एलिजियंस। वर्षों तक केस चलता रहता है। बिहार में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। संयोग से हिमाचल में चूंकि स्पीकर कांग्रेस के ही थे, इसलिए उन्होंने दूसरे ही दिन 6 को की सदस्यता समाप्त कर दी। तो एक प्रोविजन ये किया जा सकता है कि जिस सिंबल पर आप चुनाव जीते हैं, अगर आप दूसरे में जाते हैं, तत्क्षण आपको रिजाइन करना होगा या आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जो इस तरह का स्विच ओवर करते हैं, उनको अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। अन्यथा जिस तरह की प्रवृत्ति अभी पनपी है, यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक भी शब्द कम पड़ जाएगा, बहुत ही खतरनाक है। यह खेल खत्म होना चाहिए। और अंत में मैं एक आम नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का खुले दिल से स्वागत करता हूं, और एक पॉजिटिव नोट से देश के नागरिकों और तमाम लेजिस्लेचर्स, पॉलिटिकल सर्किल्स से यह अपेक्षा करता हूं कि राजनीति, लोकशाही लोक लज्जा से चलती है। लोक लज्जा को बचाइए ताकि हमारा प्रजातंत्र भी बचा रहे। नमस्कार।